जैसा कि हमेशा ये देखा जाता है कि जब हम किसी ऑफिसर टिपिकल ऑफिसर्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले उनका पेट सामने नजर आता है। यहाँ तो दिख नहीं रहे। आप बिल्कुल फिट हैं। क्योंकि मैं भी कभी बहुत अनफिट होता था। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 107 किलो का था जब मैंने नौकरी ज्वाइन की, और नौकरी ज्वाइन करने के तकरीबन 3-4 साल के अंदर ही जहाँ मैं 88 kg का था वहाँ से 107 किलो हो गया। तो मेरा वो भी रूप था जो रूप आप बात कर रहे हैं। जब मेरा वजन बढ़ गया तो प्रॉपर ट्रेनर और प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया मैंने। अपनी सैलरी का 40% में उस पर खर्च करने लग गया। भाई मेरे को कैसे भी करके फिट होना है, तब मुझे वैल्यू पता चली हेल्थ की। जितने लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि आप आ जाओ, आप थोड़ा सा रनिंग करो। आप मतलब मैं ओपनली बोलता हूँ कि भैया आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, चैलेंज नहीं। मत नियाज क्या है ना, देखो लोग आर्टिफिशियल हार्मोन्स इस्तेमाल करते हैं जी अपनी पावर को इन्हेंस करने के लिए। देखो ये सब क्या है कि आज जो ये बच्चे कर रहे हैं ना, मैं सीधे बोलता हूँ ये जो बच्चे कर रहे हैं या जो प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि एक ऐसा रास्ता है, आप बहुत अच्छी बॉडी तो बना लेते हो लेकिन इंटरनल बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि बहुत अच्छी बॉडी थी बंदे की और ट्रेडमिल पे चल रहा था और हार्ट अटैक आया, मर गया। भैया ये कोई फिटनेस नहीं है, अंदर से खोखले हैं ये लोग। किसी बॉडी बिल्डर से कभी मिल जाए तो पर्सनली पूछिएगा कि आप इस शरीर के साथ खुश हैं, स्वस्थ हैं, अच्छा फील करते हैं। भले आपको ना बताएं लेकिन अंदर से जो है ना वो तकलीफ में रहते हैं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का ये स्पेशल पॉडकास्ट। और आज के अपने इस पॉडकास्ट में जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो बहुत ही खास हैं। खास इस मायने में भी हैं कि ये सबसे कम उम्र के युवा आईआरएस अधिकारियों में से एक हैं और इसके अलावा ये फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और ये सबसे पहले सिविल सर्वेंट हैं जिन्हें फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो चलिए हम आपका उनसे मुलाकात करवा देते हैं। नरेंद्र यादव सर हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। सर जैसा कि हमेशा ये देखा जाता है कि जब हम किसी ऑफिसर टिपिकल ऑफिसर्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले उनका पेट सामने नजर आता है। यहाँ तो दिख नहीं रहे। आप बिल्कुल फिट हैं, तो सबसे पहला सवाल यही है सर कि ये कैसे मुमकिन हुआ? देखो यार नियाज, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया। और रही बात फिटनेस की, तो हम लोग बहुत सारी बात करने वाले हैं फिटनेस के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि ये मेरी जर्नी एक दिन की जर्नी रही है, क्योंकि मैं भी कभी बहुत अनफिट होता था। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 107 किलो का था जब मैंने नौकरी ज्वाइन की, और नौकरी ज्वाइन करने के तकरीबन 3-4 साल के अंदर ही जहाँ मैं 88 kg का था वहाँ से 107 किलो हो गया। तो मेरा वो भी रूप था जो रूप आप बात कर रहे हैं कि भाई ऑफिसर्स का पेट निकलना। लेकिन उसके बाद सर्टेन बहुत सारे मतलब कहते नहीं, जब आप ज्यादा वजन कैरी करते हो, इवन किसी चीज में भी ज्यादा एक्सेस चीज आप जब ओवरलोड होते हो तो आपको तकलीफें होती हैं। तो मेरे घुटने में, पैर में बहुत दर्द रहने लग गया था। फिर डॉक्टर ने एडवाइस किया वेट लॉस करो। फिर मेरे को समझ में आनी शुरू हुई भाई कि नहीं, फिटनेस बहुत जरूरी चीज है। तब से मैंने 2012-14 की बात होगी, मैंने अपने आप को संभाला। और आज का समय मुझे लगता है मेरे अंदर ज्यादा है, मतलब जो हमारा फिटनेस का लेवल है जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी उससे कहीं ज्यादा है आज। और कहीं ज्यादा आज मसल्स हैं। तो अच्छा फील होता है यार, आप फिट रहते हो तो अच्छा फील करते हो। न केवल आपको शारीरिक तौर पे बल्कि मानसिक तौर पे फिट रहना बहुत जरूरी है। और जो सिविल सर्वेंट होते हैं ना,
और मैं या जितने भी लोग सरकार के साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर मेंटल प्रेशर भी बहुत होता है, तो मैं बोलूँगा मेंटली फिट रहना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम फिटनेस पे तो सर बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने थोड़े से शुरुआती लाइफ के बारे में बता दें, ताकि जब हम फिटनेस पे जाएं तो लोग थोड़ा सा रिलेट कर सके कि आपने भी कैसे शुरुआत की और कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो सर, शुरुआत से ही आप IRS ऑफिसर बनना चाहते थे या फिर अचानक से आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा बदलाव हुआ? नहीं, ऐसी कोई भी फिल्मी कहानी नहीं है मेरी, बहुत सिंपल सी मेरी कहानी है। बेसिकली मैं इलाहाबाद से हूँ और इलाहाबाद में भी एक छोटा सा गांव है, करसना तहसील के अंदर मुंगारी। मतलब प्रॉपर गांव जो आप इमेजिन करते हो कि ये गांव के अंदर कोई सुविधा नहीं होगी, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं होगी, कुएं से पानी लोग निकालेंगे, गाय भैंस होंगी, वैसा प्रॉपर गांव जो आप फिल्मों में मतलब देखते हो। पूरा देसी देसी गांव जो आप फिल्मों में देखते हो वैसे ही गांव में मतलब था। और सरकारी स्कूल में कक्षा 5 तक पढ़ाई किया। तो वहाँ के बाद में लाइफ में बदलाव कैसे आता है, आदमी के जीवन में घटनाएं घटती हैं, इवेंट्स होते हैं। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग से जुड़े थे। अच्छा। तो जहाँ पे वो नौकरी करते थे उनके सीनियर्स ने उनको बताया कि विजय, शिक्षा की वैल्यू होती है, अगर तुम अपने बच्चों को वहीं पे रखोगे गांव में तो कहीं नहीं पहुंचोगे। तो पापा जहाँ पे शहर में, इलाहाबाद शहर में नौकरी करते थे, फिर हम लोग को शहर में शिफ्ट किए। और अच्छे स्कूल में, मतलब अच्छे स्कूल मतलब ऐसा नहीं इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम स्कूल था। अच्छा। वहाँ का जो अच्छा स्कूल था वहाँ पे दाखिला दिलाया और पढ़ने का जो महत्ता होती है वो बताई। फिर उन्होंने वही एक सपना दिया कि बेटा या तो IAS करना है या तो PCS करना है। अच्छा। इससे नीचे कोई नौकरी नहीं करनी है। इलाहाबाद से तो फिर वहां पे तो फिर वहाँ ये के- मन में डाल दिया गया। लेकिन नियाज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मेरा मन लगता था खेल में, अच्छा। मेरा मन बसता था क्रिकेट में। अच्छा। तो ठीक है, पापा ने सपना अपना दे दिया, अपनी जगह थी। हाँ। मेरे को तो बस खेलने में मजा आता था, मैं तो अच्छा। सिर्फ खेलता रहता था। मतलब इलाहाबाद की मैं बार बार बोलता हूँ, कोई गली नहीं होगी जहां मैंने क्रिकेट ना खेला हो। और उसके बाद फिर एक घटना घटी थी, जैसे मैं बोला हूँ पहले भी कि भाई, एक बार फील्डिंग करते समय, कैच लेते समय जो है ना, मैं गिरा और मेरे हाथ में बहुत बड़ी चोट लग गई। अच्छा। फिर वो, मैं तब ग्रेजुएशन की बात है, घर पे गया और पिताजी को पता चला कि क्रिकेट खेलने गया था। अच्छा। और वहां पे इसको ये चोट लगी है। तो जैसे एक आम परिवार में होता है कि भाई कुटाई शुरू हो जाती है, तो पिताजी ने फिर जो है, जो उस दिन मतलब कहते नहीं है, उन्होंने शब्दों की जो कुटाई की मेरी ना, वो मतलब खतरनाक थी। फिर मुझे लगा नहीं नरेंद्र, अब हद हो गई है, कुछ तो यार करना चाहिए, इतनी भी जलालत नहीं झेलनी है जिंदगी में, पढ़ना लिखना है। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, फिर थोड़ा सीरियस हुआ। और उसके बाद मेरा पहला अटेम्प्ट था नियाज, देखो मैं एक खास, मतलब मेरी आदत है यार कि सर, वो इलाहाबाद से तो फिर आप दिल्ली ये दिल्ली आया मैं 1 साल के लिए, मैं अकेला। मतलब उसकी भी एक कहानी है छोटी सी, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या हुआ कि जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो जब पोस्ट ग्रेजुएशन में गया, फर्स्ट ईयर था मेरा, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए सीरियस, क्योंकि मैं 21 साल का होने वाला था और एग्जाम जब मुझे पास करना था, मैंने भी मन बना लिया था। तो दिल्ली में किसी को नहीं जानता था, मतलब कोई भी दिल्ली मेरा जानने वाला नहीं था। मैंने पापा को बोला, पापा मैं दिल्ली जाऊंगा। बोले जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हें जाना है तो। अब एक लड़का जो कभी ट्रेन भी नहीं बैठा, उससे पहले मैं कभी ट्रेन भी नहीं बैठा था। अच्छा। इलाहाबाद से कौन इलाहाबाद से से साल की बाहर, बात है सर? ये 2007 की बात है। अच्छा, 2007 तक आप ट्रेन पे ट्रेन में भी नहीं बैठा, मैं इलाहाबाद से बाहर नहीं गया। अच्छा। सारी, मतलब कहते नहीं, इलाहाबाद में रहा, इलाहाबाद से बाहर नहीं गया। तो दिल्ली में पहली बार, मतलब प्रयागराज एक्सप्रेस चलती है, ट्रेन का टिकट लिया और ट्रेन में बैठ के आया। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो किसी और दिन बात करेंगे। फिर मैं जब दिल्ली पहुंचा तो इतने सारे लोगों को देख के तो मैं तो डर गया। मैंने कहा यार, ये तो अलग ही दुनिया है, मतलब इतनी भीड़ दिल्ली के मुखर्जी नगर में, अलग लेवल की दुनिया एकदम। यार फिर किसी तरह से जो है वहां पे भटकता रहा। कोचिंग में गया तो कोचिंग वालों ने थोड़ा गाइड किया कि यहाँ चले जाओ, डीलर्स होते हैं, उनसे बात करो, तुम्हें रूम दिला देंगे और रूम मिल जाएगा। तो तुम ये, मतलब सारी चीजें वहां पे हुई। फिर इत्तेफाक से रूम मिल गया, रूम लिया, पढ़ाई वढ़ाई शुरू की। फिर 3 महीने वापस बैक टू पवेलियन इलाहाबाद। अच्छा, फिर से वापस चले गए आप? वापस मैंने कहा भैया ये सब मेरे से ना हो पाएगा, यहाँ मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरे को मेरा घर क्यों, मतलब चाहिए। यहाँ की लाइफस्टाइल से आप डर गए या फिर पढ़ाई से डर घर गए? का खाना खाते थे। अच्छा। यहाँ पे खाना टिफिन का आता था। अच्छा। और टिफिन के खाने में भी कोई बाल मिल जाता था तो आदमी उसको भी ना खा पाए, उसको भी साइड में रख देना पड़ता था। मतलब ऐसी थी कि भाई अब कोचिंग में एडमिशन ले लिए, पैसे दे दिए, अब तो पढ़ना था, कुछ दिन तो पढ़े। फिर समझ गए कि इन कोचिंग वालों का मतलब सिस्टम क्या है पूरा। नोट्स वोट्स उठाया, वापस चले गए इलाहाबाद। एग्जाम भी आ रहे थे मेरे यूनिवर्सिटी के, तो वापस चला गया। और फिर याद आती थी
तो लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि जब मेरा फाइनल एग्जाम था ना, मैंने कहा यार इलाहाबाद में क्या, फिर वही सेम ठर्रे पे चला गया मैं। क्योंकि देखो जो निगेटिव चीजें होती है ना, आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो जो मेरी इलाहाबादी क्रिकेट टीम थी ना, फिर मैं उधर ही, मतलब जब यहाँ मुश्किल हो रही थी मेरे लिए, तो हर इंसान आसान रास्ता खोजता है अपने जीवन में। तो मुझे सबसे आसान कहाँ मिल रहा था कि भाई चलो अपने जो पुरानी लाइफ स्टाइल थी ना, जो क्रिकेट खेलने की थी, उसी में चलते हैं। फिर मेरे अंदर से ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, ये जीवन मुझे नहीं चाहिए। फिर अंतिम तौर पे जो होता है नहीं, फिर मैंने अपने आप को एक दिन बोला, नरेंद्र, यू आर बॉर्न अलोन, यू हैव टू लर्न टू बी अलोन। कि आप अकेले पैदा हुए हो, अगर सफलता चाहिए तो आपको अकेले रहना पड़ेगा। ये जितनी भी भीड़ तुम देख रहे हो ना, ये कोई भी साथ नहीं आने वाली है, काम नहीं आने वाली। अगर आप भीड़ के साथ रहोगे तो भीड़ का ही हिस्सा बन जाओगे। 101% नहीं। आज फिर उस दिन जब मैंने ये चीज सोचा समझा, फिर मैंने कहा नहीं मैं दोबारा जाऊंगा। फिर मैं दोबारा आया। ये कौन से साल की बात है सर? ये 2008 की बात है। अच्छा, 2008 में मैं दोबारा आया। अच्छा, और दोबारा आया और फिर 6 महीने पढ़ाई की, और मेरे ख्याल से 8 के जून में या मई में ही अपने प्रीलिम्स के एग्जाम थे। अच्छा, उसको दिया। उसके बाद अगस्त में रिजल्ट आया, क्लियर हो गया पहले अटेम्प्ट में, फिर क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मैंने अक्टूबर में मेंस लिखा, मेंस क्लियर हो गया। उसके रिजल्ट आए मेरे ख्याल से मार्च एंड में आए, 2009 में। इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा मार्क्स 70%, 210 नंबर 300 में से। अच्छा, और फिर रैंक आ गई। तो मुझे ये लगता है कि, लेकिन एक उसके पीछे डेडिकेशन यही था कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मतलब मेरे मन में कुछ और नहीं चलता था। फिर मैं कोचिंग भी बहुत गया, 3-3.5 महीने। मैं समझ गया कि भाई ये यहाँ केवल दिशा निर्देशन मिल सकता है, ये आपको पढ़ा के आईएएस नहीं बना सकते। कोचिंग देखो, मैं हर उस बच्चे से कहना चाहता हूँ जो बच्चा मुझे सुन रहा है, अगर आप कोचिंग के बारे में सोचते हो कि कोचिंग में जाके आप आईएएस बन जाओगे, तो नहीं बन सकते हो। आप कोचिंग जाके वहां से मार्गदर्शन ले सकते हो। सही बात कि भाई गाइडेंस क्या है। गाइडेंस लेने के लिए जरूरी नहीं कि आप पूरी कोचिंग भी करो, आप थोड़े दिन में करके समझ सकते हो, नोट्स ले लो। पढ़ना आपको खुद से ही है। जब तक नहीं पढ़ोगे खुद से, तब तक आपका हाल वही रहेगा। जो कोचिंग में बच्चे जाते हैं सोचते हैं कोचिंग वाले आईएएस बना देंगे। ऐसा हो तो हर बच्चा कोचिंग में जाए, एडमिशन लो, सब आईएएस बन जाए। सर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोचिंग वाले सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, वहां से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है, पढ़ना आपको ही है। फिर आप पढ़ेंगे समझेंगे। तो जब मैंने ये चीज समझ लिया, और कहते नहीं जाते ही समझ लिया इस चीज, मेरे साथ ये प्लस पॉइंट था। फिर मैं देखा जहां मैं रहता था नियाज, वहां की ऐसी हालत थी कि लड़के आसपास के दोस्त यार आ जाते थे रूम में, दिन भर धमा चौकड़ी करते थे। कहाँ रहते दिन में मुखर्जी नगर में 1283 में। अच्छा, अच्छा। और लड़के आ जाते थे रूम में, धमा चौकड़ी करते थे, पढ़ने नहीं देते थे। अच्छा, क्योंकि दिन का टाइम होता है और आपके दोस्त यार वो सब भी तैयारी करने के लड़के थे सारे। लेकिन वो होता क्या था ना कि आज ग्रुप स्टडी करेंगे। अब क्या होता है यार, जब बात ग्रुप स्टडी की आती है ना, तो आप मना भी नहीं कर सकते। और आए सब अपना अपना पढ़े, मेरी पढ़ाई हो ना ग्रुप में। मैं समझू यार ये कैसी ग्रुप स्टडी है भाई, ये मतलब ऐसा होता था कि आए और आराम से सब खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आउटपुट नहीं निकलता था। तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा ऐसी ग्रुप स्टडी मुझे नहीं चाहिए। अगर वास्तव में किसी ने पढ़ना है ना, तो ग्रुप स्टडी भी एक छलावा है। मैं सच बता रहा हूँ, ग्रुप स्टडी भी एक छलावा है। पढ़ना तो आपको अकेले ही है सर, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, पढ़ना अकेले ही है। फिर मैंने देखा यार कि ये बंदे जो है ना, मुझे दिन में पढ़ने नहीं देंगे। फिर मैंने अपना शेड्यूल चेंज किया। मैंने कहा कि जब ये सारे सो जाएंगे ना, तब मैं पढ़ूंगा। अच्छा। फिर मैंने क्या किया, रात में स्टार्ट किया पढ़ना, 9 बजे रात से। और सुबह 6 बजे सब सूरज भगवान निकल जाते थे, उनको नमस्ते करता था और फिर सो जाता था। तो ये रूटीन मैंने तकरीबन फॉलो की 8-9 महीने। मेरे मतलब जितनी हार्ड कोर पढ़ाई जो हुई ना मेरी, जो मेरे नोट्स बनाए, जो मैंने स्टडी किया, ये 8-9 महीने थे मेरे यूपीएससी के लिए। अच्छा। क्योंकि मेरा यूपीएससी को लेके बहुत क्लियर था कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे। जब तक मैं ये सिलेबस तैयार नहीं करूंगा, तब तक मैं आंसर नहीं लिख पाऊंगा। तो ये सिलेबस सामने रखता था, और उस पर जो भी मटेरियल इकट्ठा कर सकता था इकट्ठा कर लिया, और उसको पढ़ता रहता था। मैं, लोग बोलते थे कि मेरे रूममेट थे, नाम नहीं लूंगा, रूममेट थे, तो वो बोलते थे कि यार अपना सिलेक्शन यूपीएससी में होगा कि नहीं होगा। मैं बोलता था भैया देखो, ये सिलेबस है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, अगर इसमें से आएंगे तो मैं जरूर लिख के आऊंगा, और अच्छा लिख के आऊंगा। मेरा तो होने जा रहा है, आपका मुझे पता नहीं। और फाइनली हुआ भी यही। भाई ने भी इंटरव्यू दिया, 180 नंबर उसके भी आए इंटरव्यू में। अच्छा। लेकिन फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हुआ। अच्छा। 3-4 मेंस लिखा उन्होंने। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको अपने ऊपर डाउट था। इस धरती पे ना एक इंसान सफल हो सकता है, और बड़ी सफलता वही इंसान हासिल कर सकता है जिससे अपने ऊपर डाउट ना हो। अगर उसको अपने ऊपर डाउट हो गया, तो ऊपर से आसमान से भगवान भी आके ना उसको पास नहीं करा सकते।
सही बात है। तो सर पहले सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है ना, आपने लाइफ में जो भी करना है, चाहे यूपीएससी कर रहे हो ना, तो डाउट मत रखो जो आप कर रहे हो, फुल कॉन्फिडेंट 101% की आप करने जा रहे हो। हम्म आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज डाल दो, हम्म और जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज चाहिए उसको करने के लिए, वो चीज इकट्ठा करो, उस पर काम करने पे लग जाओ। हम्म सफलता भैया आपके पीछे पीछे आएगी, जो रणछोड़ दास चाचल बोलते हैं ना। हाँ हाँ आप अपने काम पे ध्यान दो, सही चीज एक बार डिसाइड कर लो, उस पर आगे बढ़ जाओ, हम्म। ऑटोमेटिक सफल हो जाओगे। कोई हार्ड फार्मूला नहीं है। तो फिर ये आपने जब ये क्रैक किया, जब, तो फिर आपकी पोस्टिंग पहले? हाँ, पहली पोस्टिंग मुझे मिली विशाखापत्तनम में, अच्छा साउथ इंडिया में। अच्छा। तो विशाखापत्तनम के पीछे कहानी क्या है, एक बार मैं वहां पे ट्रेनिंग पे गया था, हाँ तो मेरे बड़े दिल से प्लेस बड़ा अच्छा लगा मुझे वो। तो हाँ, मैंने बोला यार एक पोस्टिंग यहाँ करने लायक है। हम्म, मतलब उस दिन की बात है जब पूरी पोस्टिंग आई नहीं थी फाइनल वाली। अच्छा मुझे लगा एक पोस्टिंग तो यहाँ करने लायक है, बड़ा अच्छा शहर है विशाखापत्तनम, बड़ा ब्यूटीफुल। पहली बार समुंदर देखा वहां पे, हाँ बड़ा समुंदर, और बीच रोड उसकी बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा यार नरेंद्र एक पोस्टिंग तो यहाँ की जा सकती है। अब भाई बिलीव करोगे पहली पोस्टिंग ही वहां आ गई। अच्छा। मतलब मेरे मन में वो विचार उत्पन्न हुआ, और वो पता चला ऑर्डर देखा तो भाई विशाखापत्तनम वही पोस्टेड। बिल्कुल, मतलब कि आप जो बता रहे थे ना कि सही टाइम पे सोचना, अब वो तो सब कॉन्शियस माइंड में आप जो डालोगे ना, उसका परिणाम आपको मिलता है। फिर मैंने महसूस तो किया फिर कि वहां जाने के बाद मैं आपको सुन रहा था कि वहां जाने के बाद आपने वेट बिल्कुल मेरा आपने पुटान वेट हो गया। बढ़ाया, हाँ। फिर वहां से कुछ चीजें बदलाव आनी शुरू हुई, तो जरा उसके बारे में बताइए। देखो दोस्त, वहां पे क्या था कि एक तो बिरयानी हम्म, बहुत लजीज मिलती है अच्छा। विशाखापत्तनम में। हम्म तो मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ। हम्म मतलब अगर बोला जाए तो मैं फूडी किस्म का इंसान हूँ। हम्म, और खाते पीते रहे, और लाइफ में फिर मुझे कोई नया गोल दिखा नहीं। हाँ मुझे लगा कि यार नौकरी मिल गई, अब हम्म अच्छे से नौकरी करते हैं हम्म और खाते पीते हैं बढ़िया। हम्म और उससे फिर मुझे ये लगा कि जब अच्छे से खा पी रहे हैं और हम्म, बढ़िया से, फिर वेट पुटान होना शुरू हो गया। हाँ और अच्छा खासा वेट बढ़ गया यार, 107 किलो का वजन हो अच्छा। गया। और फिर एक दिन मेरे कितने साथ किलो से बढ़ा? 107 किलो? 88 kg, एक 80 से 107 किलो प्रॉपर। मतलब फिर मेरे ऐसी कंडीशन हो गई, ये शर्ट खुल हाँ रही है, ये बटन खुलती रहती थी, हम्म और चला फिरा नहीं जाता था, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था, सांस फूलती थी। हम्म फिर यार वो मतलब ऐसा समय था फिटनेस का मेरे, या कह लो कि मेरे को मतलब ना प्रॉपर मतलब बहुत दिक्कत आती थी। फिर उसके बाद जब डॉक्टर ने बोला कि अगर यही लाइफ स्टाइल रही तो तुम सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे, आप ये शायद ट्रेडमिल पे गिर वो गिर भी गए कहानी भी, थे। वो कहानी एक्चुअली ऐसी थी कि मैं दौड़ने का शौकीन तो बचपन से रहा हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन रहा था। हाँ 107 किलो के वजन पे ठीक ठाक स्पीड में दौड़ रहा था, कोशिश अच्छा कर रहा था। अच्छा और अचानक से ट्रेडमिल की लाइट चली गई। अच्छा। तो वो मतलब होता है ना जो जर्क आता हाँ है, हाँ हाँ, घुटना उसमें मेरा ट्विस्ट हो गया उस जर्क में। अच्छा और फिर मेरे घुटने में जो कार्टिलेज होता है ना, हाँ हाँ, उसका ऊपर वाला पोर्शन टीयर हो गया थोड़ा से। अच्छा। और वो जिसमें मेरी एज 26-27 साल रही होगी मुश्किल से। हम्म तो डॉक्टर को दिखाया, कई डॉक्टर को दिखाया, बोले यार देखो कार्टिलेज में जो है ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, हम्म और ये रिपेयर नहीं होगी, ये ऐसी हम्म रहेगी, हम्म और आपको इसी दर्द के सहारे अब रहना पड़ेगा। भाई साहब पूरा ऐसा नॉर्मल इंसान तो डिप्रेशन में चला जाए नियाज, कि भाई यार यार मेरी एज क्या है, दौड़ नहीं सकता मैं, अब चल नहीं सकता। हम्म, एक डॉक्टर ने तो इतना डरा दिया, अमेरिका के भाई साहब पढ़े लिखे थे, उन्होंने बोला कि अब आप सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाओगे, आपको सीढ़ी अच्छा अवॉइड करनी है, लिफ्ट से चलना है, मतलब लिफ्ट लिफ्ट यूज करनी है। हाँ मैंने यार मतलब बहुत दुखी हो गया। फिर एक डॉक्टर किरण थे, बहुत अनुभवी थे, उन्होंने बोला हम्म देखो नरेंद्र तुम्हारी एज कम है, हम्म और तुम अपने एक तो वेट रिड्यूस करो, हम्म और थोड़े से उन्होंने बोला कि कुछ प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाओ, हम्म अपने मसल्स को मजबूत करो, हम्म तुम्हारी ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रिकवर हो सकती है। हम्म मैंने उनकी बात मानी, और उसके बाद अपना वेट घटाया। एक मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया मैंने, हम्म एक ट्रेनर हायर किया। उसमें अपनी सैलरी का 40% मैं इस पे खर्च करता था हम्म। उस समय। ये कहानी ये थी। सब कुछ ये सब नौकरी के बाद? नौकरी की बात मैं बता रहा हाँ हूँ कि जब मेरा वजन बढ़ गया तो प्रॉपर ट्रेनर हम्म और प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया मैंने। हम्म अपनी सैलरी का 40% में उस पर खर्च करने लग गया कि हम्म भाई मेरे को कैसे भी करके फिट होना है। तब मुझे वैल्यू पता चली हेल्थ की। हम्म, उसके पहले तो नेचुरली हेल्थ मेरी अच्छी थी। हाँ जब हेल्थ की वैल्यू पता चली, जब प्रोटीन इंटेक बोला तो प्रोटीन क्या होता है, फिर मेरे को इंटरेस्ट आ गया, नहीं आज यार ये सब समझना है, ये चीज़ मुझे जानना है क्या है। फिर मैंने फिटनेस का कोर्स कर लिया। ये कहाँ से किया सर आपने? ये ईसा है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस अच्छा एसोसिएशन करके, अच्छा अमेरिका का है। अच्छा अच्छा। तो वहां से मैंने हम्म एक अपना सर्टिफाइड फिटनेस कोर्स किया, हम्म पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर। हम्म फिर न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ाई की, हम्म। न्यूट्रिशन का कोर्स किया। तब मेरे को ये चीज समझ में आ गई भाई क्या मतलब न्यूट्रिशन का। नौकरी के साथ साथ आप ये साथ भी? साथ पढ़ता रहा मैं, वीकेंड के हाँ, ऊपर जो है ना मैं क्लासेस लेता था, मटेरियल आ गया। अब पढ़ने का एक्सपर्ट हूं मैं, अगर मेरे को आप मतलब मटेरियल दे एक तो दो। आप नौकरी, ऊपर से आप जो कोर्स कर रहे थे वो, और तीसरी बात आप अपने फिटनेस के लिए एक्सरसाइज भी कर रहे थे, मतलब तीन चीजें पैरेलल चल रही थी। नियाज मेरे लाइफ में क्या है ना, प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ कि किसको हम्म कितना टाइम देना है।
फिर मैंने देखा भाई कि नहीं, मेरे को अभी अपने फिटनेस के ऊपर फोकस करना है, अपनी इस पढ़ाई को फोकस करना है। नौकरी मेरी चल ही रही थी स्मूथ, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको कमांड कर चुका था। तो अब जब आप सीखते जाते हो ना, जब आप लर्न कर रहे होते हो, तो आप ग्रो कर रहे होते हो। इस प्रोसेस में मुझे बहुत कुछ अपने फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में फर्स्ट हैंड जानने को मिला किताबों से। ऐसा नहीं सोशल मीडिया से, और तब उतना सोशल मीडिया था भी नहीं। आजकल तो हर कोई ज्ञान दे रहा है, कोई अधूरा दे रहा है, कोई पूरा दे रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ज्ञान बहुत है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसे लोग भी ज्ञान दे रहे हैं जो डॉक्टर किसी और फील्ड के हैं और न्यूट्रिशन का ज्ञान दे रहे हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा ऐसे लोगों से कि कुछ चीज न्यूट्रिशनिस्ट के लिए भी छोड़ दें। जो हार्डकोर सब्जेक्ट है उनका है, उनके ऊपर भी छोड़ देना चाहिए इंसान को। चलिए इस पे बाद में आएंगे। तो फिर वहां पे जब मैंने ये वैल्यू समझी, तो फिर जब मैं न्यूट्रिशन और ये सब समझ गया, तो मैं समझ गया भैया फिटनेस लाइफ में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा लेफ्ट नी था, अच्छा, वो मैंने रिकवर कर लिया। क्यों, कैसे रिकवर हो गया? जिसको भी नी की प्रॉब्लम है, इन जनरल बता रहा हूँ लोगों को, कि अगर आपने अपने हैमस्ट्रिंग, अपनी फोरसेप्स और अपने काफ मसल अगर मजबूत कर लिया, तो आपका नी में अगर कोई दर्द है, छोटा मोटा दर्द, तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। क्योंकि मसल्स मजबूत हो गई ना, तो घुटने पे प्रेशर कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं मेरी कार्टिलेज रिपेयर हो गई, मैंने अपनी मसल्स इतनी मजबूत कर ली ना, हैमस्ट्रिंग और जो काफ मसल, कि आज मैं 21 किलोमीटर की रनिंग भी करता हूँ, मुझे कोई दर्द का पता नहीं चलता। जब भी MRI कराता हूँ तो वहाँ टीयर है। तो ये इम्पोर्टेंस है यार अपनी फिटनेस की, कि भाई आप फिट। फिर सर ये फिर फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर, चूंकि अभी तक जो भी ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं वो सिर्फ एथलीट से ही जुड़े हुए लोग रहे हैं, लेकिन आप एक मतलब सिविल सर्वेंट होने के बाद आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। इसके बारे में ज़रा बताइए सर। देखो नियाज, मैं अपने आप मेरे सोशल मीडिया उठा के देखोगे तो जिस दिन से मैंने समझा, आप देखोगे 2014 से मेरे यूट्यूब पे, तो मैं लोगों को वो ज्ञान देना भी शुरू कर दिया। 2014 अक्टूबर में मैंने यूट्यूब पे अपना प्रोफाइल बनाया कि मैंने जो कुछ सीखा है, लेट द कंट्रीब्यूट टू द, मतलब अपने नेशन को, अपने लोगों को मैं बताऊं कि फिटनेस की जर्नी ऐसे 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 है। तो उसमें शायद इतने सारे यूट्यूबर भी नहीं होते थे, इतने सारे फिटनेस पे ज्ञान देने वाले भी नहीं थे, लेकिन मैंने तब से लोगों को बताना शुरू किया। उसमें मैंने ओमेगा 369 के ऊपर एक वीडियो बनाया था, ऐसे रैंडम चलते हुए, जब मन किया थोड़ा सा मोबाइल से शूट कर लिया और डाल दिया, और वो ठीक ठाक वायरल हो गया उस समय। ओमेगा 369 क्या है इसके बारे में, क्योंकि मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था। आज भी लोगों को बहुत डाउट रहता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 क्या है, कितना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया। तो अब रही बात कि जब मेरे को पता चल गई, तो मैं लगातार इस फिटनेस को फिर छोड़ा नहीं मैंने। 2000 जो मेरी 13-14 जर्नी स्टार्ट हुई ना, 14 से, वो आज तक जारी है। 10-12 साल हो गए आप समझो। और जब आप लगातार लगे रहते हो, तो मेरे ख्याल से लोग आपको देख रहे होते हैं। मैं किसी पाने की चाह में नहीं था कि मुझे कुछ मिलेगा या कोई रिकॉग्निशन चाहिए मुझे, लेकिन मैं अपनी फिटनेस के ऊपर लगातार मेहनत कर रहा था। और वो सोशल मीडिया मेरे 10 सालों से लगातार चल रही है। आप मेरे फिटनेस को वहां पे ट्रैक कर सकते हो, फेसबुक पे या इंस्टा पे, या जो भी फिटनेस का है। तो धीरे धीरे लोगों की नजर मेरे पे गई कि भाई यार, एक बंदा है जो शिद्दत के साथ जो है अपनी फिटनेस कर रहा है, और सिविल सर्वेंट भी है। तो सर ये समझ लो कि मैं यहाँ पे एक मैसेज भी देना चाहता हूँ अपने लोगों को जो देख रहे हैं, कि भाई अपने काम को आप शिद्दत से करते रहो। जैसे गीता में भी कहा गया है ना, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचनम। मतलब आप कर्म करने पे आपका अधिकार है, आप फल की इच्छा मत करो। तो मैंने भी अपने फिटनेस पर काम करते रहा, और ये जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है, मैं तो बोलूंगा कि ऐसी जिम्मेदारी है जिससे मैं अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ कि भाई यही काम तो मैं कर रहा था, ये काम अब मैं और लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, ताकि और लोग भी इस काम को अच्छे से करें। क्योंकि देखो फिटनेस एक ऐसी चीज है ना, अगर हमने अपने देश की, मतलब समझो कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो गई तो ऑटोमेटिक आपकी सोसाइटी की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। सही बात। समाज की अच्छी हो गई तो ऑटोमेटिक आपके देश की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और अगर पूरा नेशन ही हेल्दी हो गया तो हमारा नेशन अपने आप में एक समृद्ध और मजबूत नेशन बन जाएगा। और एक अनुमान बताता है कि अगर आपकी देश की, अगर आपकी जो हेल्थ है, अगर सब लोग फिट हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो जो आपकी जीडीपी है ना, उसमें 1.4% या 1.5% की ग्रोथ ऑटोमेटिक आ जाएगी। जितना पैसा हम इस पे खर्च कर रहे हैं ना, वो पैसा कहीं और जाके हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो सर फिटनेस तो बहुत बड़ी चीज है। आपका सर शेड्यूल क्या होता है, मतलब किस तरीके से आप मैनेज करते हैं अपने जिम को, वर्कआउट को, फिर आप ऑफिस भी जाते होंगे? बहुत बोरिंग शेड्यूल है मेरा। अगर मैं बोलूं तो कोई भी ऐसा शेड्यूल नहीं है जिसे बहुत हैपनिंग बोलेंगे। अच्छा। नार्मली क्या होता है, मैं सोऊं कितने बजे? मेरे को 4:30 उठना है। अच्छा। मॉर्निंग में 4:30 बजे उठना है, और 4:15 तक मैं अपने जिम में होता हूँ। अच्छा।
और 5:15 से लेके मतलब आप मान लो 1 से 1.5 घंटे जो है वहाँ पसीना मुझे बहाना ही बहाना है। और फिटनेस के बारे में एक चीज़ और बताऊँ कि जब तक आपके पसीना नहीं निकल रहा है ना, तब तक आप फिटनेस नहीं कर रहे हो, आप छलावा कर रहे हो। सही बात है। आप अपने टाइम को तब से काउंट करो ना जब से आपको पसीना निकलना शुरू हो जाए। ये नहीं कि आपने पूरा वर्कआउट कर लिया 1 घंटे का, अरे आज तो मैंने 1 घंटे वर्कआउट किया, पसीना एक भी नहीं निकला। चाहे एसी चल रही हो, मैं वैसे नहीं घर में वैसे जिम की बात नहीं कर रहा, एसी चल रही हो ना तब भी पसीना निकलना चाहिए नहीं, आज तभी आप अपनी फिटनेस को मानोगे आपने फिटनेस किया। तो जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं मैं यही बोलूंगा भैया कि फिटनेस आप तभी काउंट करो अपना उस पॉइंट ऑफ टाइम से जब आप पसीना निकलना शुरू हो जाता है, उसके पहले सब वार्म अप है, उसके पहले कोई भी फिटनेस नहीं है। मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले जिम, सबसे पहला काम अपना नित्य क्रियाक्रम किया, उसके बाद सीधे जिम गए। ये मैंने भी रियलाइज किया है कि सुबह सुबह उठ करके वर्कआउट कर लीजिए, उसके बाद पूरा दिन एनर्जेटिक, मन में मन मतलब लगता है। अच्छी खासी एनर्जी रहती है, आपका पूरा शरीर एकदम आप अच्छा महसूस करते हो। और उसके बाद सबसे अच्छी चीज क्या है, मेरा दिन बहुत लंबा हो जाता है। जब मैं घर आता हूँ, आप समझो कि आप 6:30 पौने 7 तक घर आ गए, आके अपना आधे घंटे में तैयार होके अपना मैं पढ़ता हूँ 40 मिनट, जो भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी न्यूट्रिशन के ऊपर है या डिपार्टमेंट का कुछ है, पढ़ता हूँ। उसके बाद आपने अपने शरीर को चारा दिया, आपने अपने दिमाग को चारा दिया, आपका दिन बन गया। उसके बाद आप कुछ भी करो दिन भर, तो इससे बोरिंग रूटीन जो है, अगर आप कहीं पे अगर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उसमें तब भी मैं करता हूँ। अगर ट्रेवल कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास जिम नहीं है, देखो ऐसा जब भी मैं जिम की बात करता हूँ ना, तो ऐसा मतलब नहीं हार्डकोर जिम ही हो, मैं हर विधा में फिटनेस करता हूँ। वीकेंड के ऊपर मैं नेसेसरली जो है या जिम्नास्टिक करूंगा या क्रॉसफिट करूंगा या मार्शल आर्ट्स करूंगा। मेरे वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे संडे ये फिक्स है। तो ऐसा नहीं कि हार्डकोर जाके डंबल उठाना ही जिम है। मैं हमेशा बोलता हूँ भैया दिन में 24 घंटे होते हैं। मैं बोलता हूँ आप 1 घंटे नहीं निकाल सकते ना, आप 24 मिनट निकालो। 24 घंटे में 24 मिनट निकालो अपने लिए, और वो 24 मिनट में आप ऐसा वर्कआउट करो कि आपको पसीना निकले। आपका लाइफ सॉर्टेड है फिटनेस की। आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना, भले आप योग करो, आप जिम करो, आप जिम्नास्टिक करो, आप कुछ भी करो, जो भी फॉर्म है, आप डांस करो, आपको पसंद है तो वो भी बहुत अच्छी विधा है फिटनेस की। मतलब कि अगर वर्कआउट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जाओ, जब आप मैं अपने ट्रेवल शरीर करता को हूँ, थकाओ, अपने शरीर को थकाओ और अपने पसीने निकालो, अपने मसल्स को ट्रेन करो। पुशअप करना भी अपने मसल्स को ट्रेन करना है, ऐसा नहीं कि डंबल लेके करना। पुलअप करना भी अपने मसल्स को ट्रेन करना। पुलअप करने के लिए आप किसी पार्क में आपको बाहर मिल जाएगा। आप बोलते हो बाहर जाते हो तो आप क्या करते हो? ट्रेवल मैं कर रहा होता हूँ तो अगर कुछ नहीं होता तो मैं रनिंग करके आ जाता हूँ। रनिंग करना भी अपने आप में बहुत अच्छा वर्कआउट है। पुलअप कर लिया, पुशअप कर लिया, कुछ भी कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप जो है जिम ही जाओ। चलिए सर, अब बात करते हैं थोड़ा सा जो ट्रेंड चल रहा है ना आजकल, जैसे हम लोग फिटनेस पे बात कर रहे हैं, तो इसमें हो क्या है कि आजकल फिटनेस को लेकर के ना बहुत सारे मिथ भी हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये क्लियर करिए कि फिटनेस में और बॉडी बिल्डिंग में फ़र्क क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बेसिक फ़र्क को नहीं समझते हैं कि फिटनेस क्या है, बॉडी बिल्डिंग क्या है, और इस कंफ्यूजन में रह करके वो कुछ भी उल्टा सीधा कर लेते हैं। मैं आपका इशारा समझ गया नियाज जी। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ एंड फिटनेस में डिफरेंस नहीं पता कि हेल्थ क्या है, फिटनेस क्या है, इसके बीच में अंतर क्या है। इवन लोग जो है हेल्थ और फिटनेस के बीच जब डिफरेंस नहीं पता है तो ज्ञान दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको हेल्थ और फिटनेस के बारे में पता होना चाहिए। वही अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए जिस लेवल की आपकी फिटनेस की रिक्वायरमेंट है वो आपका फिटनेस हो गया। और डिजीज फ्री रहना अगर हम मोटा मोटी बोलें तो आपकी हेल्थ हो गया। तो मैं तो बोलता हूँ कि जो क्रिकेटर होता है उसकी फिटनेस की रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको अलग फिटनेस चाहिए। फुटबॉलर को अलग चाहिए, हर एक स्पोर्ट्स वाले को अलग चाहिए, उसको अपने रिक्वायरमेंट के अलग रिक्वायरमेंट है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो वो मैटर करता है। तो हेल्दी रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज की रही बात बॉडी बिल्डिंग की, आपने बात की, तो जो बॉडी बिल्डिंग मेरी नजर से अगर आप देखोगे तो जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, अगर आप एज अ प्रोफेशन जा रहे हो, चाहे आप नॉर्मल जा रहे हो, चाहे पावर लिफ्टर हो, चाहे नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आप उनके 6 पैक देखते हो, आप उनके अच्छे खासे मस्कुलर बॉडी देखते हो, डौले सौले देखते हो 18 इंच 19 इंच के, लेकिन वो मैं कभी भी नहीं बोलता ना कि बहुत हेल्दी हैं वो। उसके पीछे रीजन है। जितने लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि आप आ जाओ, आप थोड़ा सा रनिंग करो। आप मतलब मैं ओपनली बोलता हूँ कि भैया आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, चैलेंज नहीं। नियाज क्या है ना, देखो लोग आर्टिफिशियल हार्मोन्स इस्तेमाल करते हैं जी अपनी पावर को इनहेंस करने के लिए। नाडा भी इसके खिलाफ है। नाडा भी इसके खिलाफ है। नाडा एक अपनी एजेंसी है जो स्पोर्ट्स देश के अंदर होते हैं, वहां पे डोप टेस्ट के लिए जिम्मेदार है कि भाई खिलाड़ियों का डोप टेस्ट करना है, कहीं ये
कोई दवा तो नहीं ले रहे हैं हाँ। प्रतिबंधित, जिन दवाओं का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। आप एक चीज़ समझो ना कि नेचुरली आप ज़्यादा नहीं, आप चले जाओ 30-40 साल पहले, अपने पूर्वजों को देखो, कितने लोगों के सिक्स पैक होते थे, कितने लोगों के डौले होते थे 18-18 इंच के। आप शायद ही किसी को देख पाओगे। जो पहलवान भी हमारे होते थे, कैसे होते थे। देखो ये सब क्या है कि आज जो ये बच्चे कर रहे हैं ना, मैं सीधे बोलता हूँ, ये जो बच्चे कर रहे हैं या जो प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि एक ऐसा रास्ता है, आप बहुत अच्छी बॉडी तो बना लेते हो, लेकिन इंटरनल बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि बहुत अच्छी बॉडी थी बंदे की और ट्रेडमिल पे चल रहा था और हार्ट अटैक आया, मर गया। भैया ये कोई फिटनेस नहीं है, अंदर से खोखले हैं ये लोग। मैं वही चीज सर आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे कि है ना कि आजकल आपने खबरें पढ़ी होंगी कि सेलिब्रिटीज की ज्यादातर, वैसे तो मरते तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सेलिब्रिटीज की खबरें, चूंकि वो सेलिब्रिटी हैं तो आ जाती हैं कि वो ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, हार्ट अटैक हुआ, वो डेथ कर गए। इससे एक गलत मैसेज भी चला जाता है, लोग डर भी जाते हैं कि अरे जिम जा रहे हो यार, लोग मर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं वही कह रहा था कि ये क्या वजह है कि वो अचानक से ट्रेडमिल पे भागते टाइम उनको हार्ट अटैक आ जाता है। देखो नियाज, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैंने न्यूट्रिशन की पढ़ाई की है और जितनी मेरी समझ है, अगर मैं उसके हिसाब से आपको बताऊं तो नॉर्मली क्या होता है कि आजकल जो हमारे बॉडी बिल्डर हैं या जो फिटनेस के आइकॉन है, मैं बोलूंगा जो फिटनेस के आइकॉन है, आप सब यूथ जो है ना उनको आइकॉन मानता है, उनकी तरह दिखना चाहता है, सिक्स पैक चाहता है, बॉडी बिल्डिंग चाहता है। ऐसा नहीं, सिक्स पैक मेरे भी हैं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा दिखना चाहता है। उसके पीछे रीजन पता है क्या है कि ये लोग जो दवाएं लेते हैं ना, उन दवाओं से क्या होता है कि अगर आपको नेचुरली मैं बताऊं तो आपकी जो रिस्ट होती है ना, ये अगर रिस्ट आपकी 7.5 इंच की है तो आपका 15 इंच का डोला बन सकता है नेचुरली। 8 इंच की है तो 16 इंच का बन सकता है। आप एक मोटा मोटी एज ए प्रिंसिपल इससे मानो। अच्छा, उसमें ये भी हम कह सकते हैं कि जो फाइबर्स दिखते हैं तो वैसा कुछ भी नहीं होगा अगर नेचुरली आप करें नहीं, देखो नॉर्मली क्या होता है, फैट परसेंटेज से वो सब डिसाइड होता है। मैं अभी उस पर भी आऊंगा जी। आप ये समझो कि अगर आपने, आपकी कहते नहीं है कि आपकी मसल की कैरिंग कैपेसिटी है 16 इंच की, आप 16 इंच के मसल्स रख सकते हो और आपने कर लिया उसे 18 इंच का। समझो आप, केवल यहाँ पे नहीं, फिर आपके हर जगह मसल्स बढ़ेंगे। आपका हार्ट जो है वो नेचुरली 16 इंच के मसल्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए बना है और आप अभी उससे कितने का करवा रहे हो, 18 इंच का करवा रहे हो। और आपने फिर अब रनिंग कर दी मान लो या कुछ कर दिया और हार्ट की रेट जो है स्पाइक हो गई, तो कई बार बोलता है भैया जाओ, मैं अब सप्लाई उप्लाई नहीं करता, मेरे पर ऑलरेडी इतना प्रेशर था, आपने और प्रेशर बढ़ा दिया है, अब मैं काम ही करना बंद कर दूंगा, जाओ। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि भाई हार्ट के ऊपर बहुत प्रेशर बनता है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है ऐसी चीजें ले रहे हैं जिससे उसकी मतलब कहते नहीं ब्लड सप्लाई की क्षमता बढ़ी हुई है, तो फेल करने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब भी फिटनेस की तरफ जाएं, आप नेचुरल फिटनेस की तरफ जाएं। और आजकल एक चीज और चल रही है, आप देखोगे सोशल मीडिया पे कि हर कोई टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट की बात कर रहा है। अरे भैया टेस्टोस्टेरोन जो आप आज का 18 साल के बच्चे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले रहे हैं। नहीं, मैं भी खुद देखता हूँ सर, जिम में लोग डब्बे लेकर के आ रहे हैं स्पेशली टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के, और वो एक्सरसाइज से पहले एक्सरसाइज के बाद में खा रहे हैं। तो मैंने भी कितने लोगों को बोला भाई ये क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, उन्हें नहीं मालूम कि ये काम क्या करता है। सर अगर मैं न्यूट्रिशन की नजर से बताऊं, तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है इंसान की बॉडी के अंदर, जो हार्मोन्स है, उसकी एक रेंज होती है जी। उस रेंज के अंदर तो कोई भी अगर टेस्टोस्टेरोन ले रहा है तो पहले अपना टेस्टोस्टेरोन का चेकअप कराइए। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन उस रेंज में है, 99.9% जो हमारा यूथ है उसका रहेगा। अगर उस रेंज में है तो आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेने की जरूरत नहीं है। आप ये मानो कि ऐसा है कि अगर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आपने ले लिया तो रेंज फाड़ के आपके सर तक नहीं पहुंच जाएगा। मतलब मैं सिंपली अगर बताऊं आपको, अगर टेस्टोस्टेरोन आपका पहले ही हायर रेंज पे चल रहा है या रेंज में है तो बूस्टर लेने की आपको जरूरत कहाँ है। बूस्टर लेके वो रेंज थोड़ी ना, मतलब 300 की गाड़ी है सीसी की, तो 400 की थोड़ी बन जाएगी, वो 300 सीसी में ही रहेगी ना। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो कैपेसिटी है, अगर आपका उस रेंज में टेस्टोस्टेरोन है तो बूस्टर क्यों चाहिए। सर बहुत कुछ आजकल मार्केट ड्रिवन है, आप समझें इस चीज को, मार्केट ड्रिवन है और लोगों को अपना सामान बेचना है। तो जब सामान बेचना है तो उस कंडीशन में जो है अब कैसे उसको जोड़ा जाए मसल्स के साथ कि भाई आप इसको खाएंगे तो मसल बढ़ जाएगी, एक्चुअल में वो एक्चुअलिटी है ही नहीं है, तो वो उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन जो अलग से इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में या फिर टैबलेट फॉर्म में खा रहे हैं, तो क्या नेचुरली भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाया जा सकता है, कोई ऐसी एक्सरसाइज या फिर कुछ ऐसा डाइट?
देखो, जहाँ तक रही बात न्यूट्रिशन की और डाइट की और एक्सरसाइज की, हम उस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको अगर टेस्टोस्टेरोन का कोई भी चीज़ खानी है या बूस्ट करना है तो पहले अपना चेकअप कराइए कि आपका किस रेंज में है। अगर नॉर्मल रेंज में है तो मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि आपको कुछ लेने की ज़रूरत है। और जो हमारा यंग बच्चा है उसके नॉर्मल रहता ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करा लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। ऐसे नहीं किसी ने सलाह दे दी, कुछ कर लिया, आप नॉर्मल रेंज में भी हैं, आप खा रहे हैं, आप पैसे ही बर्बाद कर रहे हैं। अब रही बात वर्कआउट की कि एक्सरसाइज क्या करें, हम नेचुरली अगर बढ़ाना है तो मैं हमेशा से मानता हूं और हमेशा से बोलता हूं कि भैया अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, प्रॉपर नींद ले रहे हो, आपका लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, और आप अब ध्यान से जो मैं बात बताने वाला हूं कि अगर आपने डेडलिफ्ट किया, आप मतलब लोअर बॉडी या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे डेडलिफ्ट हो चाहे बारबेल स्क्वाट हो, अगर आपने पैरों को ट्रेंड कर रहे हो तो नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन बॉडी रिलीज करती है वो ऑटोमेटिक उसकी सक्रीशन बढ़ा देती है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का मतलब ये है कि भाई आपके मसल्स की रिपेयर के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए चाहिए, और ये दोनों बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेज हैं, आप ये चाहे बारबेल स्क्वाट हो चाहे डेडलिफ्ट हो। तो अगर आप मसल्स को ट्रेंड कर रहे हैं और बड़ी मसल्स को ट्रेंड कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको आर्टिफिशियल से बचना चाहिए, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, लंबे समय तक नहीं होती। आप किसी बॉडी बिल्डर से कभी मिल जाए तो पर्सनली पूछिएगा कि आप इस शरीर के साथ खुश हैं, स्वस्थ हैं, अच्छा फील करते हैं। भले आपको ना बताएं लेकिन अंदर से जो है ना बहुत तकलीफ में रहते हैं ये लोग। लेकिन सर जैसा कि आपने मार्केटिंग की बात की ना कि ये सब कुछ जो है एक तरीके से मार्केटिंग भी है कि ये स्टेरॉइड्स बेचा जा रहा बेचना, है। वो सारी चीज़ें करना। अब चूंकि आप फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे इन सब चीज़ों पे रोक लगाई जा सके, क्योंकि यूथ जो है इन सब चीज़ों में बड़ा ही पड़ रहा है। उसे सिक्स पैक चाहिए, उसे 6 महीने में बॉडी चाहिए, है ना, बिल्कुल मसल्स चाहिए, फाइबर्स चाहिए ताकि वो शीशे में उतारे तो वो चीज़ें दिखे। और वो एक बार जब वो चीज़ ले लेता है तो फिर उसकी लत लग जाती है, क्योंकि उसको खुद को आईने में उस तरीके से देखने की वो आदत पड़ गई है। तो क्या कुछ ऐसा है कि इन सब चीज़ों आपने पे। दो क्वेश्चन आज जी यहाँ बात की, एक तो रोकथाम की जी। और एक बात की कि ऐसा जो दिखते हैं वो नेचुरली भी पॉसिबल है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपका अनुशासन और आपके कहते नहीं, ये थोड़े समय की डिमांड करता है। अगर आप अच्छा खाना ले रहे हैं, अनुशासन में आप अपना लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो आप नेचुरली भी अपना फैट का परसेंटेज कम कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, अगर आपका बॉडी का फैट परसेंटेज 12 से 15% है तब भी बहुत आप हेल्दी हैं और आपके अच्छी खासी बॉडी दिखेगी। आप जो इमेजिन कर सकते हैं ना वो उतनी अच्छी आपकी बॉडी दिखेगी। तो कहने का मतलब नेचुरली भी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए। उसके लिए आपको 1-2 साल नहीं, 2-4 साल 5 साल आपको अपने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब मैं तो बोलता हूँ कि फिटनेस जो है ना लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। फिटनेस ऐसा नहीं गोल होना चाहिए भाई मेरे को ये हासिल करना है। वो उस लाइफ स्टाइल को आप जियो और वो परमानेंट सतत अनवरत चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का है। क्योंकि अगर आप 4 दिन का प्लान करते हैं फिर आप गलत रास्ते पे जाएंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे फिर आप बार बार वही करेंगे, क्योंकि फिर आप उसको एक्चुअल में कर ही नहीं पाएंगे। अब रही बात रोकथाम करने की, देखिए एक ऐसा मॉडल हम मतलब कोशिश हम लोग की, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि ऐसा मॉडल डिवाइस किया जाए। क्योंकि आपने कोरोना में देखा होगा, जब कोरोना आया था तो सारे जिम के जितने भी ओनर थे सबकी हालत खराब हो गई थी। किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने की चीजें नहीं आई थी, मतलब पैसे नहीं थे लोगों के पास, रोजगार छिन गए थे लोगों के साथ। तो कुछ ऐसा अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई कुछ ऐसा सिस्टम बने जिसमें गवर्नमेंट भी, ये जो जितने जिम के ओनर हैं, एक तो इनका रजिस्ट्रेशन करे सबका प्रॉपर, मतलब एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन का कुछ हमारा मॉड्यूल होना चाहिए जहाँ पे जितने भी जिम के ओनर हैं सबका अपना रजिस्ट्रेशन हो। और उसके अलावा जो इनके अंदर ट्रेनर्स हैं जिनके ऊपर आज गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं से भी सर्टिफिकेशन हो जा रहा है, कहीं से भी आ जा रहे हैं, गवर्नमेंट अपना जो है ये किया जाए कि भाई एक सर्टिफिकेशन के लिए कोर्स बनाया जाए। जो कोर्स का एग्जाम देना, टेस्ट पास करना इनके लिए अनिवार्य कर दिया जाए कि भाई ये टेस्ट आप पास करोगे तभी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा ट्रेनिंग देने का, ताकि जो लोग वहां पे जा रहे हैं ये इंश्योर हो कि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, उन्हें लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी। और कभी ऐसी अगर सिचुएशन आती है, महामारी आती है, कोई तकलीफ आती है, तो ये जो जिम के ओनर्स हैं इनको गवर्नमेंट सब्सिडी दे या इनके लिए कुछ भत्ता दे। मतलब ऐसे मेरा मानना, मैं पर्सनल अपना मानना बता रहा हूँ कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम अभी इवॉल्व करना पड़ेगा कि जहाँ पे हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। क्योंकि फिटनेस ऐसा है कि देखो एक आंदोलन है, ये जो फिट इंडिया है एक आंदोलन है। हमारा मकसद है कि हर कोई फिट हो, लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री में जो जुड़े लोग हैं उनकी सेहत भी अच्छी रहे। ऐसा ना हो उनकी सेहत खराब हो। तो इसके लिए क्या बेहतर निकल के आ सकता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई क्या इसके लिए बेहतर ऑप्शन निकाल सकते हैं।
और सर ये जैसे कि आपने सिक्स पैक की बात की कि उसको भी मेंटेन किया जा सकता है, बशर्ते कि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, उसमें डिसिप्लिन में आप रहना पड़ेगा, अनुशासन डिसिप्लिन में में रहना, रहना बिल्कुल। पड़ेगा। लेकिन जो लोग उसको मेंटेन करने के लिए या फिर सिक्स पैक निकालने के लिए चावल दाल मतलब वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो क्या ये हेल्दी है? देखो, मैं बताऊं कि ये चीजें ऐसी होती हैं, मान लो आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, हम्म तब तो भाई वो हर मीन्स का यूज करते हैं। हम्म केवल चावल दाल नहीं छोड़ना, मैं तो देखता हूँ लोग 2 दिन तक पानी नहीं पीते, हम्म पता नहीं कौन कौन सी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते हैं। हम्म बहुत ही गलत है, या अपने सेहत के साथ, अपने हेल्थ के साथ खेल रहे हो। हम्म और रही बात चावल या दाल की, आप दो ही का नाम क्यों ले रहे हो? खाने में बहुत सारी वैरायटी है, हाँ और मतलब हमारा मैंने एक भारत एग्जाम खाने जी। में बहुत इनरिच है। हम्म अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खाना मिलता है, ऐसा नहीं है कि दाल चावल। रही हम्म बात, आप जो भी खाना खाओ, मैं कहता हूँ अगर आप संयम में खा रहे हो ना भैया, तो आप दाल चावल खा के बहुत अच्छी हेल्थ बना सकते हो। हम्म ऐसा नहीं है कि उससे हेल्थ नहीं बन सकती है। तो मतलब ये चावल दाल आप एक मैं खाना चाहिए भैया, आप हाँ संतुलित मात्रा में खाओ ना। अब इतना भी नहीं हो कि आप दाल चावल खा के और एकदम से नहीं, मैं उनके लिए कह रहा था जो बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि सर जैसे कि मैं भी इस कार्ब दुश्मन नहीं है यार, हाँ लोग कार्बोहाइड्रेट को दुश्मन वो मानते हैं, प्राइमरी बहुत सोर्स ऑफ से एनर्जी है। हाँ बहुत से लोगों से जब बात होती है या फिर बहुत से जो फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, जिम में लोग मिलते हैं या फिर जो गेम खेल रहे हैं, तो ये कहते हैं कि भाई मैंने 10 साल से रोटी नहीं खाया। वो ये कहते हैं कि भाई मैंने इतने सालों से ये नहीं खाया। तो इसमें कितनी सच्चाई होती है? क्या ऐसा होता है, मुमकिन है कि सर आपने 10 साल से रोटी नियाज नहीं भाई, खाई है? मैं यहाँ पे दो ही चीज बोलूंगा। जो लोगों के मिथ में बात करूं हम्म अगर, तो ना तो फैट इंसान को मोटा करता है। हम्म लोग फैट के लिए क्या बोलते हैं, लो फैट लेके आते हैं। हम्म अगर आपने लो फैट के 4 डब्बे खा लिया तो फैट से ज्यादा नुकसान हो गया। हम्म ऐसा नहीं कि लो फैट लिखा है तो लो फैट हो गया हो। हम्म क्वांटिटी कितनी इनटेक आप करते हैं, फैट हाँ आपको मोटा नहीं बनाता है। और कार्बोहाइड्रेट जो बोलते हैं, मैंने कार्ब कटिंग पे हूँ, कार्ब कटिंग पे हूँ। हम्म कार्ब अगर आप बहुत एक्सेस खा रहे हैं, 4 गुना खा रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट, पता है। अच्छा चलो एक सिंपल बात बताता हूँ, पहले रिक्वायरमेंट हमें है कितनी, ये तो जान ले हम पहले। हाँ जैसे मान लो कि आप 2000 कैलोरी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें 45 से 65% तक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। हम्म अब आप मान लो बहुत फिटनेस फ्रीक हो, तो कम से कम 45% आपका कार्ब्स होना चाहिए। हम्म और उसके अलावा 30 जो परसेंट बचता है, 30-35% उसमें प्रोटीन का परसेंटेज होना चाहिए। हम्म बाकी जो बच गया आपका फैट होना चाहिए, जो 15-20% बच गया। और 20 से 25% तो आइडियली जो अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी बोलता है, इतना फैट का परसेंटेज आपका होना चाहिए। और फैट की जो कैलोरी होती है 1 ग्राम में लगभग लगभग 9 कैलोरी होती है। तो 9 कैलोरी हो गई, तो आप समझते हैं अगर 25% हुआ 2000 का, तो कितनी कैलोरी होगी लगभग आपकी? 25 हाँ दूना 50, हाँ 500 कैलोरी के आसपास हो 500 गया। हाँ 500 कैलोरी के लिए आप जब तेल और घी आप डालते हो, 1 टेबल स्पून आप लो तो लगभग 15 ग्राम का होता है। 145 कैलोरी तो उसी में हो गई। अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपने 3 चम्मच तेल किसी चीज में डाल दिया तो फैट का कोटा पूरा हो गया। अब आप क्या करते हो, 3 चम्मच तो आप पहले तो रोटी पे लगाओगे, 3 चम्मच 4 चम्मच डाल के पकाओगे, तो आपका फैट का परसेंटेज कितना बढ़ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनटेक आपका बहुत बढ़ गया है। और ये तो मैं बात कर रहा हूँ विजुअल फैट की, विजुअल फैट जो आपको दिख रहा जो है। दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आप जैसे रोटी खाते हो, दाल खाते हो, उसमें फैट नहीं है, उसमें भी फैट है, इनविजुअल फैट है। फैट तो हर जगह ही है, परसेंटेज वहां भी है। आप पता चला अभी आप स्नैकिंग कर रहे हो, मूंगफली लेके आए और ढेर सारी मूंगफली खा गए। लेकिन सर इसमें हेल्दी फैट और सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, इसको भी डिवाइड ऐसे किया जाता है? बिल्कुल डिवाइड किया जाता है, लेकिन आप जो है ना, देखो अब जब बात आपने छेड़ी दी सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट की, तो देखो फैट जो है 2 तरह का बेसिकली होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड। मोनो एंड पॉली जो है वो अलग कैटेगरी हो गई। पॉली के अंदर आपका आएगा ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, मोनो के अंदर आएगा ओमेगा 9। हम इन सब टेक्निकलिटी में नहीं जाते क्योंकि मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप कोई भी चीज फैट वाली खा रहे हो तो आप अपने जहन में जरूर रखें, फैट आपको पहले बात मोटा नहीं बनाता। आप एक्सेस में खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। और विजुअल और इनविजुअल दोनों होते हैं। विजुअल और इनविजुअल का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत गलती करते हैं। जैसे मान लो स्नैकिंग के लिए, मंचिंग के लिए आपने मूंगफली अपने पास रखी। मूंगफली बहुत ही हाई सोर्स है फैट का, हालांकि गुड फैट है उसके अंदर, ऐसा नहीं बैड फैट है, लेकिन गुड फैट भी कितना, जितना लिमिट है ना, उसके बाद तो वो सब फैट में ही कन्वर्ट होना है। तो आपने पता चला मुट्ठी मुट्ठी भर के आपने मंचिंग कर ली मूंगफली की, या इवन आलमंड्स। हाँ आलमंड्स बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन अगर आपने आलमंड्स उठा के 2 मुट्ठी खा लिए तो वो उतना जितना फायदा करेगा उससे ज्यादा नुकसान करने वाला आपको।
तो कहने का मतलब हर चीजें आपको अपने जितना लिमिट है ना, आपको लिमिट में खाना, यही हम लोग क्या होता है ना एक्सेस कर जाते हैं। वैसे आलमंड्स कितना खाना चाहिए वैसे? आप मेरे से अगर पूछो आलमंड्स, तो जो फैट है ना, ओमेगा 3 ओमेगा 6 उसका बहुत अच्छा सोर्स है। तो अगर आप 8-9 आलमंड डेली कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज सफिशियंट। तो अगर इससे ज्यादा एक्स्ट्रा अगर लेते हैं आप, तो क्या वो बेनिफिट करेगा या फिर नहीं नहीं सर, नुकसान देखो करेगा? सिंपल सी बात है ना कि आप ये वैसे ही समझो कि मतलब आपकी वो जो कैलोरी वेस्ट इंटेक है वेस्ट। ना, आपने कैलोरी इंटेक समझो, आप हाँ। मान लो कैलोरी इंटेक आपकी बढ़ गई, एक्सेस कैलोरी क्या होगी, ब्लड आपका जाएगा, जो भी ग्लूकोज है हाँ। वो ब्लड से आपका इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन क्या करेगा, जो एक्सेस ग्लूकोज है ब्लड में उसको खींच के लाएगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ जमा कर देगा, लीवर के पास, फैट के फॉर्म में। तो शरीर क्या करेगी, जो जो भी एक्सेस एनर्जी आप खाओगे ना, वो फ्यूचर के लिए जमा करेगी। कल नियाज को अगर 2 हफ्ते खाना नहीं मिलेगा तब क्या होगा, तो जो यहाँ जमा है ना, वो यहाँ से टीपी ओटीपी तोड़ के आपको एनर्जी लेके आएगी कि भाई यहाँ से इसको नियाज को खाना देना है। तो एक्सेस आप जो भी खाओगे ना, वो सब फैट में कन्वर्ट होके सब जाके जमा होने वाला स्टोर है, होगा, हाँ। सब जाके जमा होने वाला है। तो ये तो तो सिस्टम है शरीर इसमें का। इसमें सर आपने भी आजकल जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, और जैसा कि आपने बताया कि हर कोई ज्ञानी बन गया है, तो इसमें ज्ञान के जो एक तरीके से गंगा बह रही है, तो उसमें जो है हर कोई हाथ धोना चाहता है। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेंड चलते हैं कि भाई कीटो डाइट, या फिर कोई एक दिन का वो फास्ट, या फिर मतलब तरह तरह के जो फिटनेस को लेकर के कह सकते हैं कि सारी चीजें परोसी जा रही हैं, आप समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब। सर तो सर उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो सर, मैं इतना कहना चाहूंगा, जितना मेरा अल्प ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान का मुझे बोध है, और उस अल्प ज्ञान के साथ मैं इतना लोगों को कहना चाहता हूँ कि कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो अतिशयोक्ति होती हैं, लोग बेचने के लिए कुछ बोलते हैं, और बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी हैं जो अच्छा ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो फिटनेस की अगर हम बात करें, सही फिटनेस की बात करें, तो हर चीज में एक बैलेंस होना चाहिए। बिना बैलेंस के जो है ना, कोई एक चीज, मान लो आपने 72 घंटे का फास्ट रख लिया या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, भैया हर चीज आपको जो भी चीज करनी है ना, अपने डॉक्टर से पहली बात तो परामर्श लेके करनी चाहिए। आप क्रैश डाइटिंग के ऊपर चले जाते हो, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत सारी चीजें देखने को आती हैं। मैं बोलता हूँ भैया कि बुद्ध की तरह मध्यम मार्ग अपनाइए आप, और ये बहुत ज्यादा ये मोह माया में सोशल मीडिया के और ज्ञान के ऊपर मत आइए। आपके आसपास न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, आपके आसपास जो है डॉक्टर्स भी हैं, आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनसे सलाह लें, आपने कैसे कैसे करना है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि नियाज, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। जैसे खाने की बात करें ना, अगर हम दोनों सेम कैलोरी भी खाएंगे ना, तो हो सकता है आपकी मसल्स ना बने, मेरी बन जाए, क्योंकि आप हो सकता है एक्टोमार्फिक हो और आपकी मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई हो और मेरी उतनी हाई ना हो, और उसी खाने से मैं मसल्स गेन कर लूं और आप गेन ना करो। तो इसीलिए यहाँ पे जो इंडिविजुअलिटी का फार्मूला आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट है। तो जो भी ज्ञान है ना, जो ज्ञान की गंगा है, मैं बोलता हूँ सबको समझदार होना चाहिए। आपने एंटरटेनमेंट के लिए सुनना है, सुनो, अगर अप्लाई करने की बारी आई ना, तो पहले आप डॉक्टर से परामर्श लें, सर ये कंसल्ट करें। इसको मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा सा ना डिटेल में आप लोगों को बताइए। जो आपने ये बात कही, मैं इसी पे आने वाला था कि हर हर सबकी बॉडी जो है वो अलग 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 टाइप की अलग है, अलग है। सबका मेटाबॉलिज्म अलग है, लेकिन लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, और वो जा करके जिम में ये कहते हैं कि यार मैं इतने दिनों से वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। कोई कहता है कि मैं इतने दिनों से क्या कर रहा हूँ, मेरे मसल्स नहीं बन रहा है। कोई जैसे है वैसे ही है। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को देखो बताइए कि मैं बहुत बेसिक चीज बताऊं आपको कि जैसे हर इंडिविजुअल अलग है ना, तो बॉडी टाइप जो हमें पढ़ाया गया, बताया गया भाई, इक्टोमार्फिक, मेसोमार्फिक, इंडोमार्फिक, अलग अलग तरह की बॉडी होती है। इक्टोमार्फिक को मसल गेन करने में बहुत मेहनत लगती है, मेसोमार्फिक जो है जल्दी गेन कर लेते हैं, इंडोमार्फिक को घटाने में मसल बहुत, मतलब फैट घटाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है, जो डाइट के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, आप उनको समझो कि भाई आप डाइट की बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि आपने अगर मेहनत किया है, अगर आप ज़्यादा वजन उठा रहे हो, ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो आप पहले प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को अपने समझो, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को आप मीट करो। मीट मतलब सपोज करो कि आप जो है अगर जिम जा रहे हो, रेगुलर जिम जा रहे हो, 5 दिन जिम जा रहे हो, मसल गेन आपका टारगेट है, तो जो भी प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे अंडा हो, चाहे चिकन हो, आप वेजिटेरियन सोर्स भी हो गए, दालें हो गई, आप कुछ भी लो, लेकिन आप फोकस करो कि आप उनको पर्याप्त लो। अब एक चीज लोग गलती क्या करते हैं ना, सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। लोग कई बार आजकल ट्रेंड में क्या है, मैं हाई प्रोटीन डाइट पे हूँ। हाई प्रोटीन डाइट का मतलब ये नहीं कि आप कार्ब्स को पूरा इग्नोर कर दो। लोग क्या बोलते हैं कि भाई मैं हाई प्रोटीन डाइट पे हूँ, सिर्फ प्रोटीन। भैया जब तक आपके ग्लाइकोजन बॉडी में नहीं होंगे ना, और आपके अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पे हो और बॉडी में कार्ब नहीं है, तो पता है क्या होता है नियाज, बॉडी जो है
प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू कर देती है, प्रोटीन से एनर्जी निकालेगी तोड़ के। तो जब प्रोटीन को मतलब मेटाबोलाइज करती है बॉडी, तो जो हमारी किडनी का फंक्शन है वो डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो वो बहुत ही कहते नहीं वेस्टफुल तरीका है कि आप प्रोटीन से एनर्जी ले रहे हो अपने नॉर्मल रूटीन का काम करने के लिए, जो मेटाबॉलिक चीजें उसको करने के लिए। तो कार्ब बॉडी में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी सोर्स है कार्ब एनर्जी का। अगर पर्याप्त कार्ब रहेगा तभी प्रॉपर प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होगा आपकी बॉडी के अंदर। पता चला आपने कार्ब छोड़ रखा है तो प्रोटीन का इस्तेमाल बॉडी पहले एनर्जी के तौर पे भी करेगी, फिर आपके मसल सिंथेसिस में करेगी। वो वेस्टफुल तरीका है, किडनी पे भी जोर पड़ता है, चीज़ों पे अलग अलग तरीके से अंदर जोर पड़ेगा। तो हाई प्रोटीन रखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए कार्ब को इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। कार्ब भी आपको पर्याप्त लेते रहना है, कार्ब भी आप लीजिए। ये आपने सर किडनी लीवर की बात की, तो एक क्या ये मिथ है कि कोई सप्लीमेंट्स जैसे प्रोटीन के लिए हम जो मार्केट से खरीदते हैं, प्रोटीन के डब्बे होते हैं, तो क्या ये मिथ है कि वो भी खाने से लीवर किडनी खराब होता है? क्योंकि एक तो स्टेरॉयड वाली बात आपने बताई, जो कि आपने कहा कि वो नहीं लेना चाहिए, है ना, वो हर तरीके से नुकसान पहुंचाता है। तो क्या ये सप्लीमेंट्स भी नुकसान पहुंचाता है? देखो, जहाँ तक हम बात करें सप्लीमेंट की और जहाँ तक बात करें किडनी के ऊपर नुकसान की, तो पहली बात तो लोग आजकल बोलते हैं डब्बा खाते हो। पहली बात तो डब्बे के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है, डब्बा। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे लोगों के मन मस्तिष्क में जो डब्बे का जो प्रश्न है ना, डब्बा बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि डब्बा गाय के दूध से बनता है और वे उसे बोलते हैं वे प्रोटीन। और बनने का तरीका आपको पता ही है। जब हम पनीर बनाते हैं, पनीर के बाद जो पानी बच जाता है, उस पानी को जब ड्राई करते हैं तो जो पाउडर बचता है, सॉलिड बचता है, वही प्रोटीन है। वे प्रोटीन उसे हम लोग बोलते हैं। और दो तरह के प्रोटीन होते हैं, कैसिन प्रोटीन और वे प्रोटीन। तो जो वे प्रोटीन हमारा हुआ वही डब्बे में डाल देते हैं, और एक गाय के दूध का बनता है, भैंस का दूध भी हो सकता है जिससे आप निकाल रहे हो इसे। तो मुद्दे की बात यह है कि पहली बात तो ये डब्बा नहीं है, ये अच्छा खासा प्रोटीन है, सबको लेना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो और आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, आप खाने से नहीं पूरा कर पा रहे हो, तो डब्बे से सप्लीमेंट आप कर सकते हो, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हो, पता चला कि अब सिर्फ प्रोटीन का स्कूप लेके पी रहे हो कि भाई मेरे तो डॉक्टर ने बोला, न्यूट्रिशनिस्ट ने, कि आपको बॉडी वेट का 1.5 ग्राम लेना है, तो इतना होता है, तो ले 4 स्कूप मैंने ले लिए या इससे ले लिए। अब वो गलत है। गलत इन द सेंस है कि भाई हर बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए आपको जितना रिक्वायरमेंट है, और वो एक ही सोर्स से आप ले रहे हो, तो आपकी बॉडी उसको कितना एब्जॉर्ब कर पा रही है, वो एक तो मैटर करता है। और दूसरी चीज की जो नेचुरल सोर्सेस है ना, हमेशा बेस्ट होते हैं। सप्लीमेंट इसलिए बना है कि आप उसे सप्लीमेंट करो, वो कभी भी आपके कहते नहीं मेन फूड का मतलब ऑप्शन नहीं हो सकता, विकल्प नहीं हो सकता है। तो आप वो लो। और दूसरी चीज की किडनी के ऊपर जो है ना, जो लोग बोलते हैं कि भाई इतना सही होता है कि यार इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होती है, जो प्रोटीन आप जाता है। पर्याप्त पानी अगर आप ले रहे हैं, पर्याप्त चीजें लिक्विड ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि फ्लश आउट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई तकलीफ नहीं आती। लेकिन एक होता है आजकल के लोग मिस यूज, जो मैं बता रहा हूँ ना, कि भाई 3-4 स्कूप एक बार ले लिया, फिर 3-4 स्कूप ले लिया, वो मिस यूज है। मिस यूज आप कहीं भी करेंगे तो आपके ऑर्गन्स के ऊपर साइड इफेक्ट उसके देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या ये डुप्लीकेट जो मार्केट में है अवेलेबल, उसकी वजह से भी होता है? बहुत ज़्यादा यार। आजकल तो क्या है कि जो डुप्लीकेसी की है या नकली है, अगर आप प्रोटीन का टेस्ट कराओ, तो आप पता चला कि बहुत सारे टेस्ट रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे लोग कराते रहते हैं, और उसमें पता चलता है कि केवल 10% प्रोटीन है, 5% प्रोटीन निकला है। तो आजकल क्या मार्केट इतनी बड़ी है कि लोग जो है अपना कहते नहीं है गलत चीज़ बेच रहे हैं, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है इसकी। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए जो है आपको अथराइज डीलर जो हो गए, अथराइज जो लोग हैं, उन्हीं से सामान खरीदें, और गुणवत्ता का ध्यान रखें कि सही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। मतलब अगर जेन्युइन आपको चाहिए तो वो ऑथराइज्ड ही दे सकते हैं। बिल्कुल इसके ले अलावा सकते क्या हैं। कोई तरीका है जिससे पहचाना जा सके? मैं एक ब्रांड का नाम भी लेना चाहूंगा, मैंने उनको पर्सनली जानता भी हूँ। अवतार करके एक प्रोटीन है, अपने इंडिया का प्रोटीन है अवतार, और पराग मिल्क फूड वालों का है। और इसके जो भी फसाई के टेस्ट हुए हैं उसमें भी इन्होंने पास किया है। बेहतरीन ब्रांड है ये। मैं वो ऐसा नहीं है कि इनको कोई प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इंडियन प्रोटीन्स को लेते हैं, आप खा रहे हैं, अच्छा चीज़ है, तो आप एक अपनी इकोनॉमी को भी आप बढ़ा रहे हैं, और हेल्दी भी है, आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ता, सस्ता पड़ता है। तो मैं बोलता हूँ कि आप बेहतर है ना, बाहर में जहाँ पे संभावना है कि आपको नकली चीज़ें मिल जाएं, बेहतर है आप अच्छा चीज़ खाएं, घर की चीज़ खाएं, बढ़िया चीज़ खाएं। वैसे सर इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते, जो बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में? आजकल तो कंपनियां खुद ही बता रही हैं कैसे पहचान करें। वो शायद कुछ होलोग्राम देती हैं, कुछ नंबर देती हैं। अच्छा। और वो आप उसको डालिए, और उसके बाद वो प्रोडक्ट वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, आपको एप्लीकेशन पे, उनके वेबसाइट पे पता चल जाता है।
लेकिन नियाज मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि लोग इससे ऊपर उठ चुके हैं। हाँ। लोग इतनी ज्यादा कॉपी बना रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट की उसी नंबर की, मतलब नेक्स्ट लेवल पे लोग जा रहे हैं। मैं तो फिर यही बोलूंगा कि भैया आप अथराइज्ड जो लोग हैं, प्रॉपर जो अथराइज्ड हैं कंपनी की सेल करने के लिए, आप उन्हीं से खरीदें। लोकल मार्केट से, ग्रे मार्केट से आप लेंगे तो संभावना है कि आपको जो है नकली प्रोडक्ट मिल जाए और उससे फायदा के बजाय आपको नुकसान हो जाए। हाँ, क्योंकि मैं एक बार सर खबर एक पढ़ी थी मैंने कि फूड विभाग ने छापा मारा था, तो वहाँ पे क्या निकला था कि आटा और चॉकलेट और शुगर होगी। और शुगर हाँ। उसको मिक्स करके, और वो एक कैप्सूल आती है जिसे वो पीस करके हाँ। उसको डालते हैं और उसमें मिक्स करके वो डब्बा बना करके पैकिंग बहुत अच्छा सा होता है और वो मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये सब खिलवाड़ है, ये सब जी। पे तो रोक लगनी चाहिए। लेकिन आप क्या करेंगे कि इतना ज्यादा डिमांड है और लोग ऐसी हरकतों से बाज लेकिन नहीं आ सर रहे। प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे, इसके अलावा भी सप्लीमेंट्स, BC डबल है, क्रेटीन है, और प्री वर्कआउट आजकल लोग लेते हैं। तो प्री वर्कआउट को लेकर के आप क्या कहेंगे कि हर किसी को प्री वर्कआउट लेना चाहिए, या फिर उसके एक्सरसाइज की कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से चीजें? मैं तो हैरान हूँ हम्म, कि प्री वर्कआउट को ऐसा मार्केट किया गया है। यार हमारे यूथ के लिए क्या हर्ष में एनर्जी है उनके अंदर? अगर यूथ के अंदर एनर्जी नहीं है, वो जो प्री वर्कआउट लेके वर्कआउट करने जा रहा है, फिर तो मतलब किसके अंदर एनर्जी रहेगी? ये सब मार्केट का सर गिमिक है, खेल है। मैं तो बोलता हूँ कि मुझे तो उठा दो और बोलो चलो वर्कआउट करने के लिए, तो हाँ चलो, कहाँ करना है, किसके, मतलब ये एनर्जी रहती है यार। मैं तो मतलब समझ ही नहीं पाता कि प्री वर्कआउट लेना क्यों। अगर आपको बहुत कुछ लगता है कि नहीं, सुस्ती रहती है, नींद खुलती है, अभी नींद नींद में हो आप, तो थोड़ी बहुत कॉफी पी लो, ब्लैक कॉफी पी लो, जो नेचुरल है चीजें। और आप जाके यार, आप तो मतलब आपके खून में तो उबाल रहना चाहिए यूथ के, तो भैया चलो कहाँ करना है, क्या करना है, जाके थोड़ी दौड़ मारो, 2 राउंड दौड़ोगे, 1.5 किलोमीटर, ऑटोमेटिक सब बॉडी गर्म। सही बता रहा हूँ, 1.6 एक मील आप दौड़ लीजिए और उसके बाद आप बोलिए कि आपके अंदर सुस्ती है, तो मैं मानूंगा ही नहीं। अगर आपको कुछ वार्म अप ही करना है तो आप प्री वर्कआउट से नहीं, आप 1 मील दौड़ो जाके, और 1 मील दौड़ के आओ, देखो शरीर में क्या गर्मी रहती है। जाके 10 बर्पी मार दो, सर 10 बर्पी मार दो, 10 बर्पी मार के देखो क्या होता है कि जो जाते हैं नए, वो कहते हैं यार आज बॉडी में एनर्जी फील नहीं हो रही है। तो अब ट्रेनर बताओ, क्या होता है? यही तो सच्चाई है आज, हमारे यूथ की सच्चाई यही है। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ना, उनको मार्केट ने अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया है। तो ट्रेनर एक जादू का डब्बा निकालते हैं, ये लो प्री वर्कआउट। सर इसे बहुत ही गलत है, क्योंकि उसके लोग एडिक्ट हो जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ना। फिर उसके बिना उनका वर्कआउट नहीं होता, कि मेरे को वो चूरन चाहिए, उसके बिना वर्कआउट नहीं करते। साइकोलॉजिकली सर साइकोलॉजिकली है, मैं तो बता रहा हूँ ना सर कि नॉर्मली अगर आप वास्तव में आप यूथ हो, यंग हो, और मैं बोलता हूँ कोई भी एज के हो, आप थोड़ा तेज कदम से चलो, नहीं दौड़ लो 1 मील या 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आपकी बॉडी बहुत अच्छी खासी गर्म हो जाएगी। नहीं तो कॉफी पी लो थोड़ा से, ब्लैक कॉफी आती है, सैसे आते हैं, आप पी के जाओ आराम से थोड़ा से, यू विल फील बेटर। सारा खेल तो सर फील बेटर का है ना, कि आप स्टार्ट कर लो। एक बार स्टार्ट करने के बाद आपको पता नहीं चलता क्या प्री वर्कआउट है, क्या पोस्ट वर्कआउट है। एक बार आपने स्टार्ट कर लिया तो हो गया। बॉडी को इनिशियल एक बार गर्म करना होता है सर। चलिए सर, एक दो और सवाल आपसे बिल्कुल ले नहीं, लेते ऐसा पूछो, फिटनेस के ऊपर तो हम ओपन हैं। तो ये जो लोग जिम जा रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें कम से कम कितने टाइम तक वर्कआउट करना चाहिए ताकि उनकी बॉडी में कुछ फर्क दिखे? देखो, मैं बेसिक चीज बताना चाहूंगा, सबके लिए बताना चाहूंगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है। अगर आप जिम जा रहे हो, आपको मसल गेन करना है या आपको फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, सबसे पहले तो आपका गोल क्या है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको कैसे करना चाहिए। और जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल बताऊं, आपका टारगेट है कि भाई आपको मसल गेन करना है, तो मसल गेन करने की जो एक्सरसाइजेज हैं, आप पहली बात तो उन एक्सरसाइजों की लिस्ट आउट करो, ट्रेनिंग करो उनकी। और ट्रेनिंग में आपके हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। कई बार क्या होता है कि कई लोग आज ट्रेनिंग कर लेंगे, उनकी सोरनेस 2 दिन रहती है, उनकी पोस्ट रिकवरी नहीं हो पाती है मसल्स की। कई लोग क्या होता है, आज सुबह ट्रेनिंग करके शाम तो फिट हो गए, कोई दर्द महसूस नहीं होता उनको। तो इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी रिकवरी की स्पीड कितनी है। क्या आप अगले दिन फिर मसल ट्रेनिंग कर सकते हो, आपको आप कार्डियो करना है, क्या करना है, एक तो उस पर मैटर करता है। रही बात फिटनेस, एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ कि भाई अगर हम फिट बनेंगे, हमारा समाज फिट बनेगा, और हमारा समाज फिट बनेगा तो हमारा ऑटोमेटिक नेशन, हमारा देश जो है, देश समृद्ध बनेगा, स्वस्थ बनेगा। और एक स्वस्थ देश ही मजबूत देश बनेगा, तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। सही बात। और ऐसे लोग जो एक्सक्यूज हमेशा देते हैं, यार टाइम नहीं है यार, मतलब उनके लिए अब क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं उनके लिए यही बोलना चाहता हूँ कि भैया 24 घंटे में 24 मिनट, 24 घंटे में 24 मिनट, 1 घंटा
पर घंटा 1 मिनट अगर आप अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं तो सर फिर आपका एक्सक्यूज और आप बेहतर जानते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। फिर तो मैं इस पे और कुछ कहने लायक हूं नहीं कि भाई इनको बोलूं कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अगर आपकी काया है तभी आप सारी माया का भोग करेंगे। सही बात है। और एक काया ही नहीं रहेगी ना सर, और अब बीमार हो जाएंगे ना तो फिर आपको वही लगेगा, जैसे बोलते हैं ना कई लोग कि भैया सारी मेरी माया ले लो, मुझे स्वस्थ कर दो। तो वो नौबत आप क्यों लाना चाहते हैं? मतलब ये कि आपको फिट रहना है तो आपको ये लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। मैं आप ये बिल्कुल सोच करके लाइफ स्टाइल का हिस्सा हाँ। बनना चाहिए। नहीं आज कभी भी आप ये मत सोचो कि फिटनेस जो बंदा जा रहा है जिम में, जिसने मसल्स बना लिए हैं या जिसके 6 पैक हैं वैसा ही फिटनेस है। वो फिटनेस के मायने नहीं है, ना आपके होने भी चाहिए। आपको हेल्दी बनना है। हेल्दी बनने का मतलब है कि आप डिजीज फ्री रहें, आप सारा काम कर पाएं जो आप काम करते हैं, और आपके पास जो फैट परसेंटेज है वो लिमिट में रहे, वो एक्सेस ना रहे, ताकि आपकी जो लिपिड की प्रोफाइल है वो ठीक रहे, सारे पैरामीटर्स आपके ठीक रहे, आप फिट हो। जो ही नहीं कि आप 18 इंच के डोले लेके घूम रहे हो, 6 पैक लेके घूम रहे हो, वो सबका टारगेट भी नहीं होना चाहिए। बड़े कपड़े उपड़े पहने तो थोड़ा अच्छे दिखे, फील बेटर, ऐसा ना लगे नहीं पेट बाहर फील बेटर। आपको वही मैं बोल रहा हूँ फैट के परसेंटेज, जब मैं फैट के परसेंटेज बोला तो आपका टमी की बात की। और ये सारी चीजें मुमकिन तभी हो सकती है जब हम अपने लाइफस्टाइल में इसको तो शामिल ऐड करो और इसकी करेंगे। वैल्यू को समझो आप। क्योंकि जब तक हम ये सोचेंगे कि यार ये हम एक्सरसाइज करने जाना है, मतलब जिस तरीके से हम डेली उठ करके खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपने काम करते हैं, उसी तरीके से हमें ये उसमें शामिल कर लेना कि हमें जिम भी जाना है। चलिए सर, एक आखिरी सवाल कि फिट इंडिया मूवमेंट जो मोदी सरकार ने ये शुरुआत की 2019 में, तो ये फिट इंडिया मूवमेंट में पूरे देश भर में को फिट बनाने की बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये किस तरीके का जो है शुरुआत है और इससे कितना फायदा हो रहा है लोगों को? भैया बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जो फिट इंडिया मूवमेंट है, जो ये हमारा आंदोलन है, इस आंदोलन का मकसद अगर मैं मोटे में आपको बताऊं, नटसेल में बताऊं, तो जो फिटनेस की अवेयरनेस है, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है अभी कि हमें फिटनेस भी करनी होती है, ये फिटनेस करनी भी चाहिए डेली, तभी हम फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सब तक अवेयरनेस पहुंचाना है ताकि लोग जागरूक हों। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप किसी को जागरूक बना रहे हो, आप लोगों को सही चीज बता रहे हो, तो उनके पास चॉइस होती है करने की, नहीं करने की। अगर हमने पॉजिटिवली उनको मोटिवेट किया तो करेंगे तो हमारे जो देश की बताया ना कि आपके जो जीडीपी है ना, उसमें ऑटोमेटिकली ग्रोथ आएगी। इस वजह से आएगी, इस आंदोलन की वजह से आएगी। तो ये आंदोलन कितना बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है, आप देख सकते हैं कि भैया अगर हम अपने अवेयरनेस को, जो हमारा मकसद है, अगर हम फिटनेस को लोगों तक, जन तक लेके जा पाए और लोगों को फिट बना पाए, तो डेफिनेटली फिर से मैं बोलता हूँ ना कि एक तो ना केवल हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारा समाज स्वस्थ बनेगा। स्वस्थ समाज होगा तो देश मजबूत बनेगा, समृद्ध बनेगा। और हमारा जो मतलब कहते नहीं, जो हमारे मोदी साहब ने जो सपना लिया था कि भाई देश आगे बढ़ेगा, वो सपना भी आगे पूरा होगा। बिल्कुल। तो फिट इंडिया मूवमेंट के बहुत सारे फायदे हैं, और जैसा कि सर ने बताया और सर ने सारी चीज़ें बताई कि आपको ये लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप फिट रह सकते हैं। सर, आप सबसे पहले तो आए, बहुत बहुत सर थैंक यू, शुक्रिया सर थैंक आपका। यू, थैंक यू, थैंक और यू। मैं यही चाहूंगा सर, आपके हाथ भी बहुत सख्त हैं। वो देख सकते हो, क्योंकि मैं ग्लव्स इस्तेमाल नहीं करता। कई बार ग्लव्स में क्या होता है, मुझे आदत नहीं है। तो सर, नरेंद्र सर हमारे साथ आए, स्टूडियो में आए, बातचीत की फिटनेस पे। सर, आप हमेशा से ऐसे ही आते रहिएगा, हम आपको बुलाते रहेंगे सर। बिल्कुल फिटनेस चलेंगे, क्योंकि बिल्कुल। हमारे देश को बहुत ज़रूरत है इसकी, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू नियाज, फिर मिलते हैं। थैंक यू।